Hello dear students, I am Anurag Rai. In this video, I am going to explain tenses. तो इस वीडियो में टेंस जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला जो टेंस होता है वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसा कि आप देख सकते हैं बोर्ड पर लिखा है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसी व्यक्ति, किसी प्राणी के द्वारा हमेशा किए जाने वाले काम को दर्शाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है वो यूनिवर्सल ट्रुथ को दर्शाता है, सार्वभौमिक सत्य या वैश्विक सत्य। जैसे अगर हम कहें सूर्य पूर्व में उदय होता है या सूरज पूर्व में निकलता है, तो ये सार्वभौमिक सत्य है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस तरह की बातों को दर्शाता है। इसके अलावा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऑल्सो शोज साइंटिफिक लॉज, वैज्ञानिक नियम भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दर्शाता है। जैसे हम कहें कि पत्थर और लोहा पानी में डूब जाते हैं, या फिर हम कहें कि लकड़ी, प्लास्टिक, रबर पानी पर तैरते हैं, या फिर हम कहें 2 और 2 4 होते हैं। तो ये वैज्ञानिक नियम भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दर्शाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? आप लोग याद रखें, हमेशा वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि इस प्रकार से आते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को बनाने की जो रचना होती है, तो उसकी बात करने से पहले हम सेंटेंसेस के टाइप को देखें। सबसे पहले जो है डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस भी 2 प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव वाले डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, और उसका दूसरा रूप होता है नेगेटिव सेंटेंस। फिर आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस 2 प्रकार के होते हैं। एक वे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिनके उत्तर सिर्फ हाँ या ना में दिए जाते हैं, तो वो इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। दूसरे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस मतलब इंटरोगेटिव टाइप 2 या डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये वे सेंटेंसेस होते हैं जिनके उत्तर हाँ या ना में नहीं दिए जाते, जिनके लिए हमें कुछ बताना पड़ता है, कुछ एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि तुम वहाँ क्यों गए या तुम वहाँ क्यों जाते हो, ठीक है? तो इसके लिए हमें बताना पड़ेगा कि मैं वहाँ अंग्रेजी सीखने जाता हूँ, इस तरह से। तो आइए चलते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, अफर्मेटिव लिखा है मैंने, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने की जो वाक्य रचना होती है वो होती है सब्जेक्ट, उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगता है। इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट प्लस, इसके बाद अगर कोई और शब्द हो तो अदर वर्ड्स आता है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स में आपको मौखिक समझा दूं। यदि सब्जेक्ट हमारा आई, वी, यू, दे या प्लूरल होता है तो इस वर्ब में एस या ईएस नहीं लगते हैं। सेकंड नंबर रूल, यदि सब्जेक्ट हमारा ही, शी, इट या सिंगुलर होता है तो वर्ब में एस या ईएस लगता है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि वर्ब में एस या ईएस जब लग रहा है तो इन दोनों में से भी कौन सा लगेगा, ईएस लगेगा या एस लगेगा। उसके लिए आपको वर्ब को याद रखना पड़ेगा। जो वर्ब्स एस, एसएच, सीएच, एक्स, ओ, जेड इन अक्षरों से जो वर्ब खत्म होती है उनके अंत में ईएस लगता है, और इनके अलावा किसी और अक्षर से यदि वर्ब खत्म हो रही है तो उसमें एस लगता है। तो जैसे यहाँ पर एग्जांपल्स लिखे हैं। नंबर 1 एग्जांपल आप देख सकते हैं, वह अंग्रेजी बोलता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि आते हैं। तो इस सेंटेंस में भी है वह अंग्रेजी बोलता है। तो जब हम इसे ये ए लिखा हुआ है, ए अफर्मेटिव के लिए लिखा है, तो आप जब इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे तो वह अंग्रेजी बोलता है, यानी सब्जेक्ट हो गया ही, उसके बाद वर्ब आती है, और जैसा कि मैंने आपको बताया ही, शी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर वर्ब में एस या ईएस लगता है। तो ही के साथ स्पीक में एस लगेगा, ही स्पीक्स इंग्लिश।
तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब आप याद रखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, लेकिन नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब डू या डज होती है। तो आपको याद रखना पड़ेगा डू और डज कहाँ लगता है। यदि सब्जेक्ट हमारा ही, शी, इट सिंगुलर हो तो हम डज का प्रयोग करते हैं, और यदि सब्जेक्ट हमारा आई, वी, यू, दे प्लूरल हो तो हम हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करते हैं। तो इसमें ही है इसलिए ही के साथ डज आएगा। यदि हम इसी सेम सेंटेंस को, एक अफर्मेटिव के लिए लिखा है और एन जो है वो नेगेटिव के लिए लिखा है, तो इस सेम सेंटेंस को यदि हम नेगेटिव में कन्वर्ट करें तो क्या होता है, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं बोलता है। अब इसी सेंटेंस को, ये जो लिखा था वह अंग्रेजी बोलता है, इसी को यदि हम इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करें यानी कि क्वेश्चन बनाएं तो क्या बनता है क्वेश्चन, क्या वह अंग्रेजी बोलता है। तो ये मैंने हिंदी नहीं लिखी है, डायरेक्ट इंग्लिश लिखी है। तो आई, ये जो आई लिखा है ये इंटेरोगेटिव के लिए लिखा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ही, शी, इट सिंगुलर के लिए डज लगता है, तो डज ही स्पीक इंग्लिश और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब ये I2 लिखा है, I2 लिखा है यानी कि इसका मतलब है इंटेरोगेटिव टाइप 2, या आप इसको डबल इंटेरोगेटिव भी बोल सकते हैं। तो डबल इंटेरोगेटिव में कुछ क्वेश्चन वर्ड्स आ जाते हैं, प्रश्नवाचक शब्द आ जाते हैं, जैसे कि क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, इस तरह के व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, कितना, कितने, मतलब हाउ मच, हाउ मेनी, कौन, हु, इस प्रकार के शब्द आ जाते हैं। तो सपोज इसी सेंटेंस में वह अंग्रेजी बोलता है, यदि इसी सेंटेंस में कोई हमें क्वेश्चन वर्ड कब जोड़ दे कि वह अंग्रेजी कब बोलता है, तो हम इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव में आप इतना याद रखिएगा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के ही और पहले यानी कि स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड रख देने से डबल इंटेरोगेटिव हो जाता है। तो हमने इसमें क्या जोड़ा, वह अंग्रेजी बोलता है में हमने, सॉरी क्या नहीं, कब जोड़ा, वह अंग्रेजी कब बोलता है। तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, व्हेन डज ही स्पीक इंग्लिश। तो डज ही स्पीक इंग्लिश, ये तो इंटेरोगेटिव का पार्ट है ही, आपको डज ही स्पीक इंग्लिश के आगे व्हेन और लगा देना है, तो ये डबल इंटेरोगेटिव बन जाएगा, व्हेन डज ही स्पीक इंग्लिश। तो इस प्रकार से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य को अफर्मेटिव में इस वाक्य रचना से ट्रांसलेट कर सकते हैं, और डू डज का प्रयोग करके आप उसी वाक्य को नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में या डबल इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद आगे हम देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स दिए हुए हैं। अब अलग अलग इंडिपेंडेंट एग्जांपल्स दिए हैं, मतलब अलग अलग सेंटेंस दिए हैं, कोई अफर्मेटिव है, कोई नेगेटिव है, कोई इंटेरोगेटिव है। तो सेकंड एग्जांपल जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, सेकंड एग्जांपल लिखा है पक्षी आसमान में उड़ते हैं। तो यहाँ पे आप स्टूडेंट्स गौर करें, पक्षी आसमान में उड़ते हैं जैसा कि ये लिखा हुआ है, तो सब्जेक्ट पर गौर करना चाहिए कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। तो पक्षी, पक्षी को देखकर हम ये नहीं अंदाजा लगा सकते कि सिंगुलर है या प्लूरल, लेकिन पक्षी आसमान में उड़ते हैं, उड़ते हैं को गौर कीजिए। यदि एक पक्षी होता तो यहाँ पे लिखा होता पक्षी आसमान में उड़ता है, जबकि एक से ज्यादा पक्षी हैं इसलिए लिखा है उड़ते हैं, है के ऊपर भी हम की बिंदी लगी हुई है, ठीक है। तो हम इसको इसी नियम के अनुसार बनाएंगे, पक्षी प्लूरल है, बर्ड्स, और प्लूरल सब्जेक्ट हो जाने पर वर्ब में एस या ईएस नहीं लगती, मैं आपको पहले रूल बता चुका हूँ। तो क्या हो जाएगा, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, मतलब पक्षी आसमान में उड़ते हैं। अगला एग्जाम्पल हमने लिखा है थर्ड नंबर, एग्जाम्पल नंबर 3, वे कुछ नहीं कमाते हैं, वे कुछ नहीं कमाते हैं। तो यहाँ भी एक से ज्यादा व्यक्ति की बात हो रही है, यदि हम वह लिखते तो ही या शी होता, लेकिन यहाँ पे वे है यानी कि ही शी का प्लूरल दे। तो वे कुछ नहीं कमाते हैं नेगेटिव वाक्य है, दे के साथ डू आता है, तो हम लिख रहे हैं दे डू नॉट अर्न एनीथिंग, ठीक। इसके बाद एग्जांपल नंबर 4 में हम इसी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव में करके लिख रहे हैं, क्या वे कुछ कमाते हैं, क्या वे कुछ कमाते हैं। तो ये सिंगल इंटेरोगेटिव है, इसलिए सिंगल इंटेरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से बनता है, और
वे जो है, वे को इंग्लिश में हम दे कहते हैं, तो दे के साथ डू आता है, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब डू को आगे लिखा है। डू दे अर्न एनीथिंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 5 में इसी सेंटेंस में हमने थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया। वे कुछ कमाते हैं, थोड़ा सा परिवर्तन करके हमने एक क्वेश्चन वर्ड जोड़ दिया है कि वे कितना कमाते हैं। कुछ को हटा दिया है और कितना जोड़ दिया है, वे कितना कमाते हैं। तो कितना के लिए हम इंग्लिश में हाउ मच का प्रयोग करते हैं। हाउ मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए होता है और हाउ मैनी का प्रयोग प्लूरल नाउन्स के लिए होता है। तो वे कितना कमाते हैं के लिए हाउ मच स्टार्टिंग में आ जाएगा, हाउ मच डू दे अर्न। तो ये हमारा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये कितने मिनट का? तो इसके बाद आता है हमारा सेकंड टेंस, जो कि है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वर्तमान समय में जिस वक्त बात बोली जा रही है, बताई जा रही है, वर्तमान समय में चलते हुए कार्य को दर्शाता है, यानी क्रिया वर्तमान समय में घटित हो रही है, चल रही है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, इस प्रकार से आता है। इसके अलावा कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, या फिर कपड़ों को पहनने के लिए पहना हुआ है, ये सारे भी यदि वाक्य के अंत में आते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस माना जाता है। वाक्य की रचना इस प्रकार है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर इज या एम या आर, हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक आती है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद कोई अदर वर्ड्स। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए याद रखिएगा इसका प्रयोग करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आर का प्रयोग करते हैं, और एम जो है वो सिर्फ आई के लिए होता है। तो जैसे फर्स्ट एग्जांपल हम लिख रहे हैं, ये ए लिखा है, इसके आगे अफर्मेटिव है, तो एक ही एग्जांपल है, उसको हम अफर्मेटिव में उसी को नेगेटिव, इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहला एग्जांपल है, तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। तो इसको हम इंग्लिश बनाएंगे, सब्जेक्ट यू है, यू के साथ आर आता है, यू आर वेस्ट में, यानी बर्बाद करना, इसमें आईएनजी लगेगा, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करें तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देने से नेगेटिव हो जाता है, यू आर नॉट वेस्टिंग योर टाइम। फिर इसी सेंटेंस को इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करें तो जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, हेल्पिंग वर्ब को उठाकर सब्जेक्ट से पहले रख देने से इंटरोगेटिव बन जाता है। तो हम हेल्पिंग वर्ब आर को बाहर लिया है, आर यू वेस्टिंग योर टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो ये इंटरोगेटिव हो गया। डबल इंटरोगेटिव में जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कोई क्वेश्चन वर्ड आता है, तो यदि मान के चलें कि हम इस सेंटेंस में तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो, इसके अंदर यदि हम क्यों जोड़ दें, तुम अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो, तो सेंटेंस हमारा क्या बन जाएगा? डबल इंटरोगेटिव। क्यों जोड़ने से वाई कहने लग जाएगा, वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम। तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इसके बाद थर्ड नंबर आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? जैसा कि नाम से ही पता है, हर एक टेंस का अर्थ उसके नाम में ही छुपा है। प्रेजेंट माने वर्तमान समय और परफेक्ट माने पूर्ण या पूरा। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है वर्तमान समय में क्रिया या एक्शन या कार्य पूर्ण हो चुका है, पूरा हो चुका है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, आया है, गया है, बैठा है, देखा है, सुना है आदि अंत में वाक्य के आते हैं। वाक्य की रचना क्या होती है? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव में से कोई एक लगती है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद अदर वर्ड्स अगर कोई हो तो वो आते हैं। हैज और हैव को आपको याद रखने की जरूरत है। ही, शी, इट सिंगुलर यदि हमारा सब्जेक्ट होगा तो हम हेल्पिंग वर्ब हैज को प्रयोग करते हैं, और यदि सब्जेक्ट हमारा आई, वी, यू, दे प्लूरल होता है तो हेल्पिंग वर्ब हैव को प्रयोग करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल हमने लिखा है, वह जा चुकी है। वह जा चुकी है यानी किसी महिला के बारे में बोल रहे हैं, यानी शी। तो शी के साथ हैज आता है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो वह जा चुकी है, शी हैज, और जाना यानी गो, इसकी थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो शी हैज गॉन। अब इसी वाक्य को नेगेटिव में करते हैं, तो नेगेटिव में जैसे होता है वह नहीं जा चुकी है या वह नहीं गई है, तो शी हैज नॉट गॉन, हेल्पिंग वर्ब हैज के बाद नॉट लग जाएगा तो नेगेटिव बन जाएगा। इसी वाक्य को यदि हम इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करें
मतलब क्या वह जा चुकी है। तो आपको पहले बता चुका हूँ, हेल्पिंग वर्ब को उठाकर आगे रख देने से, सब्जेक्ट के पहले रख देने से इंटरोगेटिव बन जाता है। तो हमने हेल्पिंग वर्ब आगे रख दी, हैज शी गॉन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो ये इंटरोगेटिव हो गया। इसके बाद लास्ट में आता है डबल इंटरोगेटिव, इसमें कोई क्वेश्चन वर्ड होता है। तो मान के चलिए वह जा चुकी है, ये सेंटेंस था हमारा ओरिजिनल। इसमें यदि हम कहाँ जोड़ दें, वह कहाँ जा चुकी है या वह कहाँ चली गई है, तो इंटरोगेटिव के ही सेंटेंस में सबसे आगे एक क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा। कहाँ जुड़ा है हमने, तो वेयर लग जाएगा, वेयर हैज शी गॉन, यानी वह कहाँ जा चुकी है। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे YouTube चैनल अनुराग राय इंग्लिश ट्यूटर को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।